टाइम टू टाइम बहुत सारी संस्कृतियों का आना हुआ। सबसे पहली बात आती है कि भाई संस्कृति क्या होती है, किसे हम संस्कृति कहेंगे। तो संस्कृति का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो समाज में काफी लंबे समय के बाद विकसित होती है। जैसे हमारे देश का खान पान, वेशभूषा, ये सारी चीजें एक लंबे समय के बाद विकसित हुई हैं। और किसी भी समाज में दो चीजें बस इंपॉर्टेंट होती हैं, एक भौतिक, भौतिक मतलब मेटेरियलिस्टिक जिसे हम टच कर सकते हैं, और दूसरा होता है अभौतिक, जिस चीज को हम लोग टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। तो संस्कृति का डेवलपमेंट भौतिक चीजों, जैसे हमारे देश में बहुत सारे स्थापत्य हैं, इस स्थापत्य में कुछ लोग धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ धर्म से परे हैं, जिसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, मतलब धर्म से अलग वाली चीजें। धर्म की चीजों को हम कह सकते हैं जैसे मंदिर, मस्जिद। धर्म किसी भी संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम जीवन में जो भी चीजें करते हैं अपने धर्म से जुड़ी हुई चीजों से लिंक होते हैं। जैसे हमारा धर्म सिखाता है कि हमें नैतिकता का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये धर्म जो बातें सिखाता है उन चीजों को हम जीवन में भी अपनाते हैं, चाहे हम माने या ना माने, लेकिन हमारे जीवन पर उस पर असर है। या आप कह सकते हो धर्म एक जीवन जीने का तरीका है, और इस धर्म के द्वारा कुछ बातें बहुत सिंपल कर दी जाती हैं कि ऐसा ऐसा जीवन में होता है। जैसे हमें बताया जाता है कि भाई आप सबको अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो धर्म ने एक गाइडलाइंस आपको दे दी कि ऐसे अगर जीवन में करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें धर्म के अलावा भी बनी, चाहे हमारा साहित्य लिखा गया हो, कबीर दास जी लिखते हो कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, या फिर हमारे देश में महल बनना हो, या और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे देश में समय समय पे बनी, वो भी हमारी संस्कृति को बताते हैं। अभौतिक चीजों में हमारी भाषा, भाषा को आप टच नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो आप ये नहीं कह सकते कि इतना ज्ञान आपने दे दिया या ऐसे दे दिया, बस फील कर सकते हैं। ऐसे ही भाषा फील करने की चीज है। ऐसे ही हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान हमें मिला है वो भी फील करने की चीज है। उसे हम टच नहीं कर सकते कि कितना ज्ञान था, कैसे था, बस उन चीजों को जान सकते हैं। तो संस्कृति कहीं ना कहीं भौतिक और अभौतिक दोनों चीजों का मेल होता है। और सिंपल भाषा कहें तो हमारे आसपास के समाज का निर्माण जो मानव ने किया है वही संस्कृति है। तो संस्कृति की नॉर्मल डेफिनेशन है हमारे पर्यावरण का मानव निर्मित भाग की संस्कृति कहलाता है। और हम लोगों पर असर जरूर पड़ता है अपने पर्यावरण का, प्राकृतिक चीजों का। जैसे भारत में ज्यादातर समय टेम्परेचर काफी हाई होता है, प्रकृति ने हमें दिया है, और हम लोग एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारे देश में उन चीजों को किया जाएगा जिनसे बॉडी को थोड़ी शीतलता मिले। इसलिए बात की जाएगी शांति की, आपसी भाईचारे की। साथ में हमारे देश में एल्कोहल जो बॉडी को गर्म करता है उसको मना किया जाएगा कि भैया एल्कोहल पीना बुरी बात है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी गर्म होती है, और पहले से ही आपकी बॉडी में टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इसलिए अल्कोहल पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं।
साथ में आपको बोला जाएगा कि आप लोगों को नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो इसका प्रभाव हमारी प्रकृति की वजह से पड़ा, पर्यावरण की वजह से पड़ा। वहीं अगर कोई समुदाय ठंडे क्षेत्र में रहता हो तो वहां का टेम्परेचर कम है, वहां पर इन लोगों के लिए मजबूरी है अल्कोहल का सेवन करना, तो ये लोग करेंगे और इनके कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पिलर होगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे भी अल्कोहल पिएंगे क्योंकि उनकी परंपरा का हिस्सा बन गया। ऐसा ही वहां पर नॉन वेज भी बॉडी को गर्म करता है, उसको भी ये लोग खाएंगे क्योंकि वो भी इनकी परंपरा का हिस्सा है। तो किसी भी संस्कृति में जो भी चीजें निर्मित होती हैं उसमें उसके आसपास के पर्यावरण का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो पर्यावरण ये निर्धारित करता है क्या आपके लिए नैतिक है, क्या आपके लिए अनैतिक। ऐसे ही हमारे समाज में भी ये सारी चीजें हुई और यहीं से बात आती है कि भाई संस्कृति का निर्माण किससे हुआ। तो संस्कृति का निर्माण हुआ विरासत से। हमें हमारे पूर्वजों से कुछ चीजें मिली हैं, तो पूर्वजों से जो चीजें मिली वो हमारी विरासत है। और हम लोग कैसे अपनी पहचान बनाते हैं, कैसे हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं। तो कोई बाहर वाला व्यक्ति है वो कैसे पहचाने कि इंडियन कौन होते हैं। तो वो कुछ चीजें जानता है कि देखो एक तो इंडियन वाले जो लोग हैं वो ये खाना खाते हैं, लिट्टी चोखा खाते मिलेंगे, हो सकता है इडली सांभर खा रहे हो। साथ में ज्यादातर है वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। साथ में होली, दिवाली, ये इनके त्योहार हैं। तो किसी भी भारी व्यक्ति के लिए जो हमारे मन में पहचान बनती है वही हमारी विरासत है। तो विरासत हमें एक पहचान देती है कि हम किस संस्कृति से या किस कल्चर से जुड़े हुए हैं। और इस विरासत में भी दो हिस्से होते हैं, एक प्राकृतिक जो हमें प्रकृति ने दी है और दूसरा मानव निर्मित। प्रकृति ने हमें नदी, पहाड़, जैसे भारत में हिमालय को लेकर काफी ज्यादा कहानियां चलती हैं कि भारत में हिमालय क्षेत्र में शिव जी रहते हैं। हमारे बहुत सारे तीर्थ स्थल हिंदू धर्म के वो हिमालय क्षेत्र में ही हैं। तो पहाड़ों का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। तो हिमालय को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना ये भी हमारी विरासत को दर्शाता है। क्यों सब लोग हिमालय को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको इतना महत्व क्यों देते हैं? क्यों नहीं किसी और पहाड़ को दे देते? तो ये सारी चीजें भी हमारी विरासत का हिस्सा हैं। साथ में हमारे आसपास के जंगल जिनसे हमें खाने को मिलता है, साथ में पर्यटन भी मिलता है। तो विरासत से हमें एक तो पहचान तो मिलती है, साथ में हमें आर्थिक लाभ भी होता है। इस विरासत के बल पर हम लोग कहीं भी घूमने जा सकते हैं या कोई बाहर का इंसान घूमने आता है। जैसे मानव निर्मित में तो बात करें ताजमहल, तो ताजमहल भारत की विरासत है, शाहजहां के टाइम बनी। तो बहुत सारे लोग ताजमहल घूमने जाते हैं। उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है और जब ये लोग घूमने जाएंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे भी। कोई चाय पिएगा, कोई खाना खाएगा, कोई किसी होटल में रहेगा। तो इस विरासत के बल पर सबकी आर्थिक रोजगार की जरूरतें भी पूरी हो रही। तो विरासत हमारे आर्थिक लाभ में भी कहीं ना कहीं योगदान देती है। तो बिना विरासत के हम लोग अपने जीवन को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो, इस संस्कृति से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप अलग हो जाओगे और आपकी अगर पहचान नहीं रहेगी तो आप में आत्मविश्वास नहीं रहेगा। अभी आप कह सकते हो ये ऐसे ही है जैसे किसी परिवार में कोई बच्चा हो और उसे बोला जाए कि भाई नहीं तुम्हारा कोई माँ बाप ही नहीं है। तो बिना माँ बाप के बच्चा कैसे रहता है? उसकी कोई पहचान नहीं बन पाती कि भाई मेरे पूर्वज कैसे थे, हम लोगों में खून कौन सा था, मैं क्षत्रिय था या कैसा था। तो इससे कहीं ना कहीं
बच्चे के अंदर आत्मविश्वास कम होता है। ऐसे ही किसी भी समाज में बिना उसकी पहचान के कुछ भी चीज विकसित नहीं हो सकती। जैसे अंग्रेज लोगों ने भारतीय लोगों पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले हमारी विरासत को ही कंट्रोल किया। उन्होंने ऐसी पहचान बनाई कि तुम्हारी विरासत तो बहुत बेकार है, एकदम घटिया है, तुम्हारी विरासत में कुछ है ही नहीं। और जिन लोगों को पता नहीं था उन्होंने उनकी बात मान भी ली कि हाँ भाई ये बात सही कह रहा है, और फिर हमारा आत्मविश्वास कमजोर हुआ तो उन्होंने हमारे देश पे कब्जा भी कर लिया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, हम भी कई बार अपनी पहचान को भूल जाते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर नियंत्रण करता है, फिर रिमोट की तरह हमें चलाता है। तो ऐसे ही विरासत को जानना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो विरासत की अगर परिभाषा की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब है पूर्वजों के द्वारा दिए गए प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें पूर्वजों से मिले हैं, जिनमें से कुछ मानव निर्मित है, कुछ प्राकृतिक हैं। जैसे पर्वत, नदी, महल, ये सारी चीजें मिलके हमारी विरासत को बनाती हैं। अगली बात आती है कि भाई विरासत का विभाजन कैसे। तो विभाजन वही जो हम बांट रहे थे, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक विरासत हमारे जीवन के लिए काफी जरूरी है, जिसे हम कहते हैं पंचतंत्र। अगर हमारे पास प्राकृतिक विरासत नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा। अगर हमारे पास नदियां नहीं होंगी तो हमारी सोसाइटी का विकास ही नहीं होगा, समाज का ही विकास नहीं होगा। ये जलीय जीवन होता है। तो हमारे देश में नदियों का जो जाल है उसने हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, और हमारे धर्म में नदियों को काफी पवित्र माना जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि वो हमें जीवन देते हैं। हम लोग गंगा को, यमुना को, इनको अपनी माँ कहते हैं। तो माँ कहने का रीजन ये है क्योंकि उससे जीवन मिलता है। माँ भी एक बच्चे को जीवन देती है, ऐसे ही नदियां जीवन देती हैं। तो जो भी जीवन दे, चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, वो सब माँ है। तो ऐसे हमें प्राकृतिक चीजों से जीवन मिलता है, और ये सब चीजें हमारी वेशभूषा, खान पान, इसको भी निर्धारित करती हैं। जैसे उत्तर भारत में जो खाद्य फसलें हैं वो दक्षिण भारत की खाद्य फसलों से अलग है। उसका कारण भी प्राकृतिक का होना है। उत्तर भारत में सर्दी भी पड़ती है, साथ में गर्मी भी पड़ती है, और साथ में वर्षा का भी टाइम होता है। अलग अलग ऋतुएं आती हैं। तो अलग अलग ऋतुओं की वजह से अलग अलग फसल भी उत्पादन होता है। सर्दी में हम लोग गेहूं उगा लेते हैं, गर्मी में यहाँ पर धान या चावल उगता है। वर्षा का जब टाइम होता है तो दाल, या उसके बीच में जो होता है खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब होता है। तो ये सारी चीजें उत्तर भारत में पाई जाती हैं, वो भी प्राकृतिक संसाधन की वजह से। जबकि दक्षिण भारत में सर्दियां नहीं पड़ती, इसलिए वहां हर समय सिर्फ धान की फसल आपको दिखेगी, गेहूं की फसल नहीं दिखेगी। और जब आप दक्षिण भारत जाओगे तो वहां पर गेहूं के नाम पर बस एक चीज मिलेगी आपको, पार्ले जी का बिस्किट। उसी को खा के काम चलाना पड़ेगा, वरना उनकी हर चीज में आपको चावल मिलेगा। उसका कारण यह है कि उनकी संस्कृति को, उनकी परंपरा को कहीं ना कहीं भूगोल या प्राकृतिक चीजें निर्धारित कर रही है।
तो वहां के लोगों के पास जब गेहूं है ही नहीं तो वो खाएंगे क्यों? अभी तो ठीक है उत्तर भारत से आ जाता है, पहले तो अलग अलग साम्राज्य थे, कैसे आता होगा उत्तर भारत से? तो इसलिए उनके वहां खान पान चावल के आसपास घूमता रहा, चाहे उससे इडली बनाना हो या उससे और कोई चीज जो उनको अच्छी लगती है वो बनाना हो। और इन प्राकृतिक चीजों की वजह से ही हमारी संस्कृति में जो त्योहार होते हैं वो भी निर्धारित होते हैं। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधन काफी ज्यादा है, तो हमारे ज्यादातर त्योहार फसल से जुड़े हुए हैं। जब हमारे देश में गेहूं की फसल कटनी होती है तो उसके तुरंत बाद हम लोग होली मनाते हैं, फागुन का माह आ जाता है। तो जब हमारे समाज में किसानों के पास या लोगों के पास पैसा होगा तभी तो त्योहार मनेगा, इसलिए होली मनाई गई। फिर होली को कुछ अच्छे व्यक्तियों के साथ जोड़ दिया गया, तो कृष्ण जी अच्छे व्यक्ति थे तो उनसे जोड़ दिया गया उन्हें। फिर जब गर्मियों के टाइम धान की फसल कट जाती है तो उस टाइम फिर दोबारा से हम एक त्योहार मनाते हैं, दीपावली। और क्योंकि धान उत्तर भारत में भी होता है दक्षिण भारत में भी होता है, इसलिए दीपावली हमारे पूरे भारत में मनाई जाती है। लेकिन होली में ऐसा नहीं होता, दक्षिण भारत में गेहूं होता ही नहीं, सर्दी पड़ती नहीं, तो इसलिए वो होली खेलते भी नहीं। लेकिन सब जगह धान होता है इसलिए दीपावली सब जगह मनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं और समाज के सभी लोग साथ आ जाते हैं। तो तीज त्योहार भी हमारे समाज का एक इम्पोर्टेंट भाग है जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। और तीज त्योहार से एक चीज होती है, जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो अपने जानने वालों से मिल लेते हैं। वैसे हमें थोड़ा सा टाइम कम मिलता है लेकिन तीज त्योहार पे सबकी छुट्टियां होती हैं, तो एक दूसरे से मिल लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत हो जाती है। और जितना मैच इनका पहले था उससे ज्यादा अब हो रहा है, क्योंकि तीज त्योहार आपको मनोरंजन भी कराते हैं। मेला लगेगा तो घूमने जाएंगे, परिवार में जीवन बिताएंगे, वो सारी चीजें भी आपकी होती हैं। तो ऐसे हमारे समाज में या किसी भी समाज में विरासत का एक योगदान होता है। फिर उसके बाद मानव निर्मित विरासत में जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल बना, इसे बिना किसी धर्म के सब अपना बताते हैं क्योंकि एक इतनी अच्छी चीज है। साथ में लाल किला दिल्ली में जो बना, जहां से हमारे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन अपना तिरंगा भी फहराते हैं, तो ये उसके महत्व को दिखाता है, कैसे हमारी विरासत हमारे देशभक्ति के लिए साथ में समाज को जोड़ने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, ये भी हमारी विरासत का हिस्सा है। साथ में बहुत सारे मंदिर, चाहे वो दक्षिण भारत में हो चाहे उत्तर भारत में हो, ये मंदिर मस्जिद ये सारी चीजें ऐसी विरासतें जो हमारे पूर्वजों से मिली हैं, जो एक स्थल देता है हम सबको शांति का। चाहे आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप मंदिर गुरुद्वारे या मस्जिद ऐसे स्थल पे जाते हैं तो आपको शांति मिलती है। आप सारी चीजें भूल जाते हो कि जीवन में चल क्या रहा है। इसीलिए उन विरासतों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो विरासत हमारे पूर्वजों ने जीवन जीने के लिए इतने सालों में विकसित की, उस विरासत का लाभ हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को देना है। आगे आने वाली पीढ़ी को अगर लाभ मिलेगा तो उसका भी आत्मविश्वास आगे बढ़ेगा और वो देश के विकास में आगे योगदान देगी। और हम दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो उसके लिए महाशक्ति बनने के लिए पहले अपनी परिवार में तो पहचान हो। जब आपको आपके परिवार में ही कोई नहीं पहचानता तो आप दुनिया के सामने कैसे महाशक्ति बनेंगे?
तो उसके लिए जरूरी है अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचाए रखना। तो यहीं से बात आती है कि भाई इस विरासत का महत्व क्या है, क्यों हमें विरासत को बचाना चाहिए। इतने सारी चीजें हम क्यों बचाते फिरें, क्यों अपना पैसा लगाएं, अपना एंजॉय नहीं करें। लेकिन इस विरासत का कुछ महत्व होता है। आप बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई चलो अपनी हवेली बेच दो, तो नहीं बेचेगा। बेशक वो हवेली खंडर हो गई है, वो बोलेगा इसमें हमारे पूर्वजों की आत्मा है, उनके विचार इस महल में। माना कि तुम्हें ईंट पत्थर दिख रहा है, लेकिन ईंट पत्थर से ज्यादा इसमें उनके विचार हैं, इसलिए ये हवेली नहीं बेचेंगे। तो उससे पता चलता है कि विरासत बेशक पुरानी हो, लेकिन उसका महत्व होता है। वो सिर्फ खंडर नहीं है, खंडर से आगे वो हमें अपने आप से परिचय दिलाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं कि आपके पूर्वज कैसे थे। इसलिए विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहली बात, ये हमें पहचान देती है और साथ में हमारे पूर्वजों के कौशल एवं तकनीक इसको भी दिखाती है। ये आसान काम है क्या किसी पहाड़ को काटकर वहां पर मंदिर बनाना। अजंता एलोरा ऐसी गुफाएं महाराष्ट्र में जहां पर पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाए गए, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी चीजें हैं। तो उस गुफा को काटना और फिर वहां पर मंदिर बनाना, ये हमारी पहचान को दर्शाता है, हमारे कौशल को दर्शाता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। तो सबसे पहली बात, ये हमारा पहचान कराता है अपने पूर्वजों से। या आप लोगों से भी बोला गया होगा कि आपके दादा या आपकी दादी, नाना नानी काफी ज्यादा महान थे। दादा तो एक बार में एक मटका पानी पी जाते थे। तो इन बोलने का मतलब ये नहीं कि हो सकता है वो एक मटका पानी पीते हो या ना हो, लेकिन उसका मेन मतलब आपको ये दिखाना कि आपका खून ऐसा ही नहीं। इससे जीवन में आत्मविश्वास आता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास होता है वो अपने आप जीवन में कुछ ना कुछ कर लेता है। तो आत्मविश्वास के लिए आपको पूर्वज की कहानी बताई जाती है। ऐसे किसी देश के या किसी समाज के विकास के लिए जरूरी है उसे अपने पूर्वजों के बारे में पता हो। बिना पूर्वजों का वो ऐसा ही है जैसे किसी अनाथ बच्चे की तरह। सबसे पहली बात, हमें पहचान मिलती है, साथ में उनके कौशल और तकनीक के बारे में पता चलता है। इसके अलावा यह विरासत हमें दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़े होने की ताकत भी देता है। जब कोई हमारी संस्कृति पर कुछ बातें बोले, जैसे अंग्रेजों ने बोली कि तुम्हारी संस्कृति तो बहुत बेकार है, कुछ नहीं है तुम्हारी संस्कृति में, और हम लोग गोरे लोग हैं, तो भगवान ने हमें गोरा इसलिए बनाया जिससे ब्राउन लोगों को और काले लोगों को हम सही कर सके, इसलिए हम लोग आए हैं। इसीलिए आप लोग भी आओ और हम आपको सही करेंगे। इंडियन लोगों ने बोला तुम क्या सही करोगे, हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, हमारे पास अपने वेद हैं जिन्हों में जीवन भर की बातें हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये विरासत हमें सारी चीजें बता देती है, और इससे हम दुनिया के सामने खड़े हो पाते हैं। जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस टाइम स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के बारे में बताने के लिए अमेरिका के एक शहर शिकागो के अंदर विश्व की धार्मिक सम्मेलन का एक सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ, और उसमें भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए स्वामी विवेकानंद गए। तो जब स्वामी विवेकानंद गए तो शुरू में सब पहले
मजाक में ले रहे थे कि भारत के पास है क्या, गुलाम है, गरीब लोग रहते हैं, सपेरों का देश है, ये लोग हमें क्या देंगे। तब स्वामी विवेकानंद ने पहली बार बताया कि भाइयों बहनों, जो मोदी जी भी यूज करते हैं तो वो स्वामी विवेकानंद जी यूज करते थे, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। उस टाइम इन्होंने एक चीज बात बताई कि भारत के पास वो है जो आपके पास नहीं है, वो है हमारी अध्यात्म की शक्ति। माना भौतिक चीजों में पश्चिमी दुनिया बहुत आगे है, ज्ञान विज्ञान के मामले में पश्चिमी दुनिया बहुत आगे है। उनके पास बड़े बड़े महल बनाने के तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ी बनाने की तकनीक है, नई नई चीजें वो बना लेते हैं। लेकिन सिर्फ भौतिक चीजों से जीवन पूरा नहीं होता। भौतिक चीजें हमारे जीवन में उतनी है जितनी कि एक गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल, इससे ज्यादा महत्व नहीं है। एट द एंड आपको अध्यात्म की दुनिया में आना पड़ेगा अगर अपने आप को जानना है। अध्यात्म का मतलब इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि आपको घर छोड़ना है। अध्यात्म का मतलब खुद को जानना। और हमारे विरासत में ये ताकत है कि वो इंसान का खुद से परिचय कराती है, जो पश्चिमी दुनिया के पास नहीं है। और विवेकानंद जी की ये बात आज भी काफी ज्यादा कारगर साबित होती है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन फिर भी वहां के 70% जो जनता है वो अपनी खुशी के लिए, गम के लिए, हर चीज के लिए कुछ केमिकलों पर निर्भर है। उनको अगर खुशी चाहिए तो उनको अल्कोहल लेना है, उनको गम हुआ है तो उन्हें अल्कोहल लेना है। लेकिन भारत में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। भारत में अध्यात्म ये सारी चीजें दे देता है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो गांव में भारत में रहते हैं, अभी भी ज्यादा रहते हैं। और हम बात करें, एक तरफ भारत है जिसे हम कहते हैं कि भाई गांव, दूसरी तरफ इंडिया मतलब शहर। गांव के अंदर संसाधन कम है, लोग भी ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश है। उसका रीजन अध्यात्म, एक दूसरे से जानने की ताकत। शहर, इंडिया ऐसा ही है जैसे पश्चिमी दुनिया, इसके पास संसाधन बहुत ज्यादा है लेकिन कोई बातचीत करने के लिए नहीं, इसमें समय ही नहीं है, अपने लिए, खुद के लिए समय नहीं, या अपने लोगों से बात करने का समय नहीं। इसलिए इसके पास संसाधन तो है लेकिन सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की दिक्कत, सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम भी इसी को होती है। इसको संसाधन बेशक नहीं है, उसके बावजूद भी अपना समाधान निकाल लेता है। तो ये इस बात को साबित करता है सिर्फ भौतिक चीजें पाके इंसान खुश नहीं रह सकता। और यही बात स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर मानवता का भला करना है तो भारत को पश्चिमी दुनिया का ज्ञान विज्ञान और पश्चिमी दुनिया को भारत का अध्यात्म लेना चाहिए। और अगर इन दोनों का मेल हो जाए तो मानवता की भलाई हो सकती है। और इसी को आप लोग देखते हैं, जब मोदी जी आए तो योग, वैश्विक दुनिया में योग बहुत जल्दी अपनाया गया। और योग के साथ साथ भारतीय संस्कृति भी पश्चिमी दुनिया में पहुंची, उससे उनको भी लाभ हुआ और उन्हें समझ आया कि भारत की ताकत क्या है। और इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, एक तो अपनी पहचान बनी कि हाँ भाई भारत भी दुनिया को कुछ दे सकता है, एक महाशक्ति बनने की। दूसरा, इस योग के साथ साथ भारतीय चीजें जब गई तो हम लोग व्यापार भी कर सकते हैं। योग के साथ साथ हम इनको बताएंगे कैसा खाना खाना होता है, क्या क्या दवाइयां लेनी होती है, कैसे आप औषधि का उपयोग कर सकते हो। तो ये योग जो हमारी विरासत है, अमूर्त विरासत है, मतलब जिसे टच नहीं कर सकते हम लोग लेकिन फील कर सकते हैं। इस योग वाली विरासत से भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है।
और किसी भी समाज को नियंत्रित करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो है किसी को बल के द्वारा नियंत्रित करे, जैसे अंग्रेजों ने हमको किया। लेकिन किसी भी चीज को बल के द्वारा नियंत्रित करना आसान काम नहीं होता, एक टाइम के बाद वो आपसे छूट जाएगा। लेकिन अगर आप सॉफ्ट पावर के द्वारा बिना बल का प्रयोग करे किसी को मना लो, तो फिर वो जीवन भर आपसे नहीं छूटेगा। तो भारत की सबसे बड़ी ताकत सॉफ्ट पावर। भारत बिना लड़े उनसे अपनी बातें मनवा लेता है। उसका एक एग्जाम्पल योग। हमारा योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो योग एक तरीके से लिंक करता है लोगों को एक दूसरे से। और वहीं से हमारी संस्कृति का एक वर्ड आता है वासुदेव कुटुंबकम। और जब भारत में G20 समिट हुआ तो उसकी थीम भी क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। ये हमारी परंपरा को दिखाता है। और हम बोलते हैं पूरी दुनिया एक परिवार है। वन फैमिली वन अर्थ। वन फैमिली वन अर्थ, ये कहीं ना कहीं भारत की विरासत का ही एक परिणाम है जो हमें दिखता है। और भारत ने पहली बार 2023 में G20 समिट को होस्ट किया। और दुनिया के जो सबसे टॉप 20 देश हैं उनके बड़े बड़े नेता भारत आए। तो ये सब हुआ हमारी संस्कृति और हमारी विरासत के बल पर। अगर हमारे पास ये विरासत नहीं होती तो हम उनको दिखाते ही क्या? ये विरासत है तो हमने उनको दिखाया। और जब हमने अपनी विरासत दिखाई तो उन्हें समझ आया कि भारतीय संस्कृति तो बहुत महान है। उसके बाद ही तो वो लोग मेक इन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। जब आप दिखाओगे कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, कभी पीछे कुछ नहीं किया, तो मेक इन इंडिया में इन्वेस्ट कौन करेगा? क्यों निवेश करेगा? कोई पागल है जो निवेश करेगा कि भाई यहाँ पे पैसा डुबो दो। तो इसके लिए जरूरी होती है आपकी विरासत। आपकी विरासत बताती है कि कौन आपके साथ संबंध अच्छे करेगा, कौन नहीं। ये आपकी एक पहचान है। तो कहीं ना कहीं विरासत हमें पहचान देने के साथ साथ दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में भी उभारती है। और भारत को अगर दुनिया की महाशक्ति बनना है तो उसके लिए जरूरी है अपनी पहचान, अपना आत्मविश्वास, अपनी गरिमा, रेस्पेक्ट को बनाए रखना। और वो सब हमें मिलता है हमारी विरासत से। हम बड़ी शान से कह देते हैं कि ताजमहल देखो हमारा। तो ये सारी विरासत हमारी एक तरीके से हमें लिंक करती है। साथ में भारत में संगीत, नृत्य, इस कला में भी काफी ज्यादा विकास हुआ। और भारत को बहुत सारे लोग समझते हैं, कोई भी बाहर का आता है तो उसे लगता है हर भारतीय भरतनाट्यम करता होगा, मुझे भी कुछ करके दिखाएगा। आप उसे थोड़ा भी हाथ हिला के दिखा दोगे तो उसी से वो समझ जाएगा कि हाँ ये भारतीय है। तो एक पहचान बन गई है कि भारतीय लोग ऐसे डांस करते हैं, ऐसे खाते हैं। ये भी हमारी विरासत का हिस्सा है। लेकिन इतनी सारी विरासत, साथ में भाषा के स्तर पे भी विरासत है। अलग अलग भाषाएं भारत में हैं। और कबीरदास जी बोलते थे कि हर कोस पे भारत में वाणी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, अलग अलग भाषाएं। तो भाषा भी हमारी विरासत का हिस्सा है। और बिना भाषा के देश गूंगा होता है, कोई भी समाज गूंगा होता है बिना भाषा के। तो भाषा हमें अपने विचार व्यक्त करने का मौका देती है। तो ये भी हमारी विरासत है जिसके द्वारा हम आज ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं या आपस में किसी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श करते हैं, चाहे संसद में करें या कहीं और जगह करें। तो ये सब किसके बल पे हुआ? अपनी भाषा और अपने विचार के बल पे। अगली बात आती है, ठीक है हमारे पास इतनी सारी विरासत है, लेकिन इतनी सारी विरासत को बचाए रखना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारे सामने जितना फायदा हुआ एक चुनौती भी है, क्योंकि जितने आपके पास संसाधन होते हैं उतनी आपके सामने चुनौती भी होती है। या आपके पूर्वज जितने महान होते हैं उनके सम्मान को बचाए रखना आपके लिए एक चैलेंज है, चुनौती। अमिताभ बच्चन के बेटे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कैसे वो अपने
पापा से भी बड़ा एक्टर बने। सचिन तेंदुलकर के बेटे के सामने चुनौती है, कैसे वो क्रिकेट का भगवान बने। ऐसे ही जो हमें विरासत मिली है, ये इस पीढ़ी के सामने चुनौती है, कैसे हम इस विरासत को बनाए रखें और साथ में आने वाली पीढ़ियों को भी समझाएं कि हमारे पास है क्या। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है विरासत को बचाए रखना। कैसे हम विरासत को बचाए रखें, क्योंकि धीरे धीरे अब जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उसमें थोड़ा विरासत को लेके थोड़ा सा मोह भंग सा हुआ है। तो बोलते क्या है, नींव पत्थर को बचा के करेंगे, इससे बढ़िया है इस पैसे को किसी और चीज में लगाओ। किसी को पैसा दान में दे दो, शिक्षा में लगा दो, स्वास्थ्य में लगा दो। इन चीजों को बचा के हम क्या करेंगे, क्यों बचाना है इन्हें। तो सबसे बड़ा चैलेंज जनता के अंदर इस जागरूकता को लाना कि विरासत का महत्व क्या है। कि जनता के अंदर इस चीज को नहीं लाएंगे तो वो क्वेश्चन करेगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जनता को महत्व बनाना। भैया क्यों इन खंडरों को बचा रहे हैं, क्यों इन चीजों को हम बचा रहे हैं, उसका कुछ अपना महत्व है। क्योंकि बिना विरासत को बचाए आप अपनी पहचान नहीं बता पाओगे, और जब आपकी पहचान ही नहीं रहेगी तो इन पैसों का, इन संसाधनों का करोगे क्या। जब कोई आपसे पूछेगा बताइए भैया आपका नाम गांव, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, आपके पूर्वज कैसे हैं, जब ये सारी चीजें आप बताओगे नहीं तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी। सबसे बड़ी बात यही है कि हम कैसे इसको बचाएं। अगला, वैश्वीकरण। जैसे जैसे दुनिया पास होती जा रही है डिजिटल दुनिया के द्वारा, बहुत सारा सामान दुनिया का हमारे यहाँ आ रहा है, हमारा उनके वहां जा रहा है। तो वैश्वीकरण की दुनिया में, जिसमें अब हम धीरे धीरे खान पान, जो पश्चिमी दुनिया का वेशभूषा है उसको फॉलो करने लगे, तो इससे भी हमारी विरासत को खतरा होता है कि हम वेशभूषा उनकी पहनते हैं, खान पान उनका पहन गए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे आने वाले टाइम में हमारा कुछ बचे ही ना। तो वेशभूषा पश्चिमी दुनिया की, या उनका पिज्जा, मैकडोनल्ड, बर्गर, ये सारी चीजें जो हम खाने लगे, ये नई पीढ़ी खाती है, इससे भी हमारे सामने एक चुनौती होती है। क्योंकि जब आप अपनी विरासत को अनुभव ही नहीं करोगे तो उसको मानोगे कैसे। आपको पता ही नहीं है कि कैसे भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ, तो आप कैसे उस चीज को मानोगे या कैसे उस चीज को उपयोग करोगे, नई पीढ़ी को क्या बताओगे जब आपके पास नॉलेज कम है कि भाई इसकी कहानी क्या है, क्यों हम अपने देश में सफेद वस्त्र पहनते हैं, क्यों हमारे देश में बिना इस कारण की वजह से, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूरब हो, सब जगह सफेद वस्त्र काफी चलता है, कुर्ता पजामा हो, धोती कुर्ता हो, ऐसा क्यों। तो ये सारी चीजें उन्हें बतानी पड़ेंगी ना। तो एक और चुनौती है वैश्वीकरण की दुनिया में कैसे अपनी पहचान को बचाए रखें, कैसे अपने युवाओं को बताएं कि भैया इसका भी कुछ मतलब है। आप लोग अगर सफेद वस्त्र पहनते हो तो हमारे पूर्वजों को एक चीज पता थी कि हमारे देश में ज्यादातर टाइम गर्मी पड़ती है, और सफेद वस्त्र ऐसी चीज है जो तापमान को सोखता नहीं, तापमान को बाहर फेंकता है। इसलिए हमारे पूर्वज सफेद वस्त्र पहनते हैं, इसलिए आप लोगों को भी सफेद पहनना चाहिए। तो जब तक ये चीजें पता नहीं चलेगी तो ये चीजें गायब होती जाएगी। इसके लिए भी विरासत का संरक्षण जरूरी है। साथ में पर्यटन, जो दुनिया का सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ देने वाला क्षेत्र है, तो आर्थिक लाभ अगर हमें लेना है पर्यटन के द्वारा, चाहे वो देश के लोग हों या विदेश के लोग जो भी भारत में घूमने आते हैं, उसके लिए भी अपनी विरासत का संरक्षण करना जरूरी है। अगर विरासत का संरक्षण नहीं होगा तो लोग आएंगे क्या देखने आपके यहाँ। और जब वो पर्यटन करने आते हैं तो साथ में विदेशी मुद्रा मिलती है, और विदेशी मुद्रा से हमें कुछ पैसे बचा के रख सकते हैं, तो हमारे देश की सरकार को आय होगी और कभी हमारे देश में आर्थिक संकट नहीं आएगा।
जैसे पाकिस्तान में आता है, श्रीलंका में आया, ये आर्थिक संकट हमारे देश में नहीं आएगा। वित्त की कमी कम से कम नहीं पड़ेगी, और ये सब भी पर्यटन के द्वारा, और साथ में इससे हमें रोजगार भी मिलेगा। जब कोई घूमने आएगा तो खाएगा पिएगा भी, रुकेगा भी, किसी को गाइड भी बनाएगा कि मुझे समझा दो। तो ये सारी चीजें भी विरासत के दम पे ही हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पर्यटन के नाम पर हिमालय में गए, और हिमालय में जाकर चिप्स का पैकेट छोड़ के आ गए। उससे क्या होता है, उसके आसपास के पर्यावरण को नुकसान होता है। साथ में किसी ऐसे महल के पास, ताजमहल या और कई जगह गए और उन पर अपना नाम लिख के आ गए। उससे क्या होता है, विरासत को नुकसान होता है। आप नीचे अपना नाम लिख के आ गए, पेड़ पे गए, पेड़ पे अपना नाम लिख के आ गए। तो ऐसी चीजें हमारे पर्यटन को और हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाती है। फिर उसके बाद सरकार को कैमरा लगाना पड़ता है, संरक्षण के लिए और भी चीजें करनी पड़ती हैं। तो पर्यटन की दुनिया में लाभ भी है, साथ में इससे हमें नुकसान भी होता है, क्योंकि हमारे पर्यावरण में नुकसान। जैसे आपने सुना होगा केदारनाथ त्रासदी। केदारनाथ में जो त्रासदी हुई, जहां पर पहले बाढ़ आई, फिर भूस्खलन हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें टूट के गिरने लगी। तो उसमें कहीं ना कहीं बोलते कि पर्यटन ज्यादा बढ़ा, और पर्यटक लोगों ने आके हिमालय का जो पर्यावरण था उसको अस्त व्यस्त कर दिया। हिमालय का पर्यावरण अस्त व्यस्त हुआ, और इसकी वजह से 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई। तो ऐसी त्रासदी ना है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, और उससे हमारी विरासत को भी नुकसान हुआ। बहुत सारे जंगल, बहुत सारे घर, वो सब टूट गए। तो इसलिए इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि पर्यटन से हम लाभ भी कमाएं, साथ में अपनी विरासत का संरक्षण भी करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। उन लोगों को ना जाने दें जो स्वच्छता की जगह खराब करते हैं उन चीजों को। तो ऐसी चीजों को नहीं बनाना चाहिए। अब अगली बात आती है कि भाई इसके लिए किया क्या गया है, कुछ हमारी सरकार ने या लोगों ने कुछ किया है। तो हाँ, विरासत के संरक्षण के लिए कुछ कदम हैं। तो सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं इनके संरक्षण के लिए। जैसे एक अधिनियम हमारे देश में चलता है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये भारत में जितना भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसको बचाने की बात करता है, चाहे वो नेशनल पार्क हो या फिर बहुत सारे पशु, वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव हो, उनको बताना। अगर कोई भी मानव मान लीजिए घूमने जाता है और इन वन्य जीव को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है। अगर उसने नुकसान पहुंचाया वन्य जीव को, तो उसको सजा मिलेगी। और सजा इस आधार पे होगी कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक बार सलमान खान मूवी की शूटिंग करने गए थे, और उन्होंने राजस्थान में काले हिरण को मार दिया। काला हिरण हमारे समाज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमारी प्राकृतिक विरासत थी। और फिर उसके बाद उन पे सजा चली, बहुत लंबा केस चला। कोई भी ऐसा करेगा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ, तो उसके लिए हमारे देश में अधिनियम है। साथ में हमारे देश के संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। हम लोगों की कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिसमें है अपने पर्यावरण का संरक्षण करना, आसपास गंदगी ना फैलाना, और अगर कोई भी विरासत की चीज मिले तो उसे तुरंत सरकार को बताना। ये नहीं विरासत की चीज मिली और उसे बेच खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हो सकता है जो चीज आपको दिखी हो वो चीज हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, उससे हमें कुछ इतिहास पता चले अपने पूर्वजों के बारे में। तो ऐसा नहीं करना कि विरासत की कोई चीज मिले और उसको हम बेच दें। पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे, मंदिरों से मूर्तियां चुरा के बेच देते थे। दक्षिण भारत में अक्सर ऐसा होता था। इस वजह से हमारी विरासत को नुकसान होता है। बहुत सारी हमारी मूर्तियां दूसरी दुनिया देशों में चली गई। उनमें से कुछ मूर्तियां हमें मिली, कुछ नहीं मिली। उन मूर्तियों से भी हमारे संरक्षण की बात होती है। साथ में हमारे देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, इसका काम है विरासत का संरक्षण करना और अगर कोई नुकसान पहुंचाता है उसको सजा देना। इसके लिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1958, ये भी हमारे देश में, कि अगर कोई ऐसा नुकसान पहुंचाता है या जानबूझकर वहां पर कुछ गलत करता है या कोई हमारी पूर्वज बिल्डिंग को तोड़ता है। जैसे अभी एक IAS ऑफिसर पे केस चला, उसने क्या किया, एक पुरानी विरासत की बिल्डिंग उसको तोड़वाया और तोड़वाने के बाद वहां पे अपने एक बड़ा महल बना लिया। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पता चला कि भाई इन्होंने ऐसा किया है, तो उनके ऊपर सजा हुई 10 साल कि आप लोगों ने क्यों हमारी विरासत को तोड़ा। तो ये सारे संरक्षण के काम हमारे देश में चलते रहते हैं। और जनता की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि जनता भी अपना काम करे। एक तो मूल कर्तव्य उनके हैं, साथ में अगर उन्हें कोई लगता है कि उनके आसपास कोई ऐसी विरासत है जिसका संरक्षण जरूरी है, तो चौकीदारी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कोई वहां से कुछ चुरा तो नहीं रहा। और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो तुरंत अपने आसपास के पुलिस थाने को कॉल करके बता दें कि भैया फलाना आदमी ऐसे ऐसे कर रहा था, हमने देखा था और मंदिर से ये मूर्ति चुरा के लेके गया। तो ऐसा जनता का रोल हो सकता है, जनता भी उसमें हेल्प कर सकती है और हमारी विरासत का संरक्षण हो सकता है। तो ऐसे हम लोग विरासत को बचा सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी कि कैसे विरासत क्या होती है, संस्कृति क्या होती है और हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है विरासत का संरक्षण। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो